नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी फिर आपके लिए राजस्थान जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे सिंपल सी सरल सी भाषा में जयपुर प्रजामंडल की। देखो, प्रजामंडल अलग अलग जो रियासतें थी उनके अलग अलग प्रजामंडल थे और जो राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान इतिहास है, उसमें एकीकरण से पहले इस टॉपिक को पढ़ते हैं और सिंपल सा टॉपिक है, सरल भाषा में समझा जा सकता है और वहां से सवाल निकल कर आते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे जयपुर प्रजामंडल से और जयपुर प्रजामंडल से समझेंगे कि जयपुर प्रजामंडल का विकास कैसे हुआ। जयपुर प्रजामंडल को समझने से पहले सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि प्रजामंडल का वास्तव में अर्थ क्या था। नाम से पता चलता है प्रजामंडल, प्रजा का मतलब होता है जनता और जनता का मंडल मतलब संगठन, कि जनता का ऐसा संगठन जो राजनीतिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर जो प्रयास किए गए उसको बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन। और राजस्थान में जितने भी प्रजामंडलों की स्थापना हुई उनमें से जो सबसे पहला जो प्रजामंडल बना था वो जयपुर प्रजामंडल था। अब मैं बात कर रहा था कि प्रजामंडल का मतलब ये होता है कि प्रजा है वो एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे। आप सबको पता है कि पहले राजाओं का शासन था तो जनता के पास ज्यादा अधिकार नहीं थे, जनता उतनी जागरूक नहीं थी, जनता उतनी शिक्षित नहीं थी, तो उनके पास अधिकार नहीं थे। जो शिक्षित नहीं है उनके पास अधिकार नहीं है, ये सिंपल सी कहानी है। तो अब उनको अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था और उसके बाद में उनको कुछ अधिकार मिले और पूरे अधिकार तो यूं कहूं तो आजादी के बाद मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया था और यही हम प्रजामंडल आंदोलन में पढ़ेंगे। तो देखो, जयपुर प्रजामंडल जो है वो राजस्थान का सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो जयपुर में हुई थी और जयपुर प्रजामंडल कहलाता। अब देखो, जयपुर प्रजामंडल को समझने से पहले दो चीजें अपने को महत्वपूर्ण समझनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई और वहीं से राजनीतिक आंदोलन चालू हो गए। भाई, सबसे पहले जब भी कोई आंदोलन तैयार होता है, आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार होती है और वो 10-20 साल पहले स्टार्ट हो जाती है। तो हम वहां से पढ़ेंगे कि प्रजामंडल जो जयपुर प्रजामंडल था उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे राजनीतिक जागरूकता आई। तो उसको समझने से पहले हम 3 संस्थाओं की चर्चा करेंगे। 3 संस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण थी जहां से राजस्थान में राजनीतिक जागरूकता पैदा हुई। पहली जो संस्था थी उस संस्था का नाम था राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा पहली संस्था थी जिसने राजनीतिक जागरूकता लोगों में लाने का प्रयास किया था। इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। 1918 में इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। दिल्ली में एक मारवाड़ी पुस्तकालय था, उसमें राजस्थान के जितने भी उद्योगपति थे वो उस पुस्तकालय में बैठे और एक संगठन की स्थापना की लोगों में जागरूकता लाने के लिए। और इसकी स्थापना मैंने बताया कि 1918 में दिल्ली में हुई। इसका जो अध्यक्ष थे उनको अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे जमनालाल बजाज, जिनकी अभी मैं चर्चा करूंगा। अध्यक्ष बनाए गए जमनालाल बजाज और इनके उपाध्यक्ष जो थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो उपाध्यक्ष थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, तो इसके बाद में यह संस्था लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया, लेकिन इस संस्था से उतने लोग जो जुड़ने चाहिए थे वो नहीं जुड़े। कहने का मतलब था सिंपल भाषा में, ज्यादा सफल नहीं हुई। इसके बाद में एक और संस्था बनी जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अब इसकी स्थापना जो हुई वो स्थापना हुई 1927 में और बंबई में इसकी स्थापना हुई 1927 में। बंबई में इसकी स्थापना हुई। स्थापना कब हुई? 1927 में। और इस जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद थी, इसका मुख्य काम यह था कि उस समय भारत 2 भागों में विभाग था, एक राजाओं वाला भारत और एक सीधा अंग्रेजों के अधीन भारत। अब जो अंग्रेजों के अधीन भारत था उसमें तो ठीक है राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन बाकी का जो भारत था जहां राजाओं का शासन था वहां ऐसी कोई संस्था नहीं थी, कांग्रेस का उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं था। तो इसलिए एक संस्था बनाई गई, एक परिषद बनाई गई जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि इसकी अलग अलग जगह ब्रांचें खोली जाए, जहां रियासतों का शासन, रियासती भारत है वहां अलग अलग ब्रांचें खोली जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। इसलिए इसकी स्थापना हुई 1927 में बॉम्बे में। और उस समय इसके जो अध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए थे रामचंद्र राव नाम के एक व्यक्ति थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया।
और इसके उपाध्यक्ष भी बनाए गए, आपको याद हो जाए तो उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। और काम मैंने बता दिया कि इसका काम था देशी राज्यों में संगठनों की स्थापना करना और लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाना। इसके बाद में इसी काम को पूरा करने के लिए राजस्थान में एक संस्था बनी, एक परिषद बनी, जो इसी की एक ब्रांच थी, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। देखो ये अखिल भारतीय, पूरे भारतीय स्तर पर था। ये राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई 1928 में। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए रामनारायण चौधरी को। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे रामनारायण चौधरी को। और अजमेर में इसका कार्यालय भी स्थापित किया गया, मुख्यालय था कानपुर में। तो तीन संस्थाएं की हमने चर्चा की। तीनों संस्थाओं ने राजनीतिक रूप से जागरण का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया और लोगों को एकीकृत करने का प्रयास यहां से स्टार्ट हुआ। अब मैं बात करता हूं जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल को समझने से पहले जयपुर प्रजामंडल के तीन बड़े नेता थे जिन्होंने जयपुर प्रजामंडल की या तो पृष्ठभूमि में भाग लिया या प्रजामंडल को बढ़ाने में भाग लिया। सबसे पहले जो व्यक्ति थे, इन्होंने प्रजामंडल में डायरेक्ट भाग तो नहीं लिया, लेकिन वास्तव में देखें तो इन्होंने प्रजामंडल की पृष्ठभूमि को पूरी तरह तैयार किया था, राजनीतिक वातावरण तैयार किया था, लोगों को जागरूक करने का काम किया था। और वो व्यक्ति थे अर्जुनलाल सेठी। जन्म की मैं बात करूं तो अर्जुनलाल सेठी का जन्म हुआ था 1880 में। जयपुर के एक जैन परिवार में जन्म हुआ इनका। और यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो, यूं आपसे सवाल पूछा जाए कि जयपुर में जन जागृति का काम, जन जागृति के जो जनक थे वो किसको माना जाता है, तो उसका सीधा सा उत्तर होगा अर्जुनलाल सेठी। क्योंकि जयपुर में जो जन जागृति का काम किया था शुरुआत में, मैं यूं कहूं जन जागृति क्या, राजस्थान में एक क्रांति को पोषित करने वाले व्यक्ति थे, क्रांति को बढ़ाने वाले व्यक्ति थे अर्जुनलाल सेठी, जिनका जन्म हुआ था 1880 में जयपुर के एक जैन परिवार में। अब देखो अर्जुनलाल सेठी की महत्वपूर्ण जो चीजें थी वो आपको याद रख लेना चाहिए। इनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया था। तो उन्होंने 1905 में एक जयपुर में एक संस्था बनाई थी, जैन शिक्षा प्रचारक समिति। एक संस्था बनाई थी जैन शिक्षा प्रचारक समिति, क्योंकि खुद ये जैन थे तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। अब देखो नाम से तो ये लग रहा है कि जैसे कोई स्कूलें खोली होगी। वास्तव में स्कूलें खोली थी, लेकिन स्कूलों में ये पढ़ाई के लिए स्कूलें नहीं खोली थी इन्होंने। इसमें पढ़ाई क्या होती थी, क्रांति की पढ़ाई होती थी, हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता था, क्रांतिकारी पैदा होते थे। तो 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। उसके बाद में एक और संस्था बनाई उन्होंने 1907 में अजमेर में, उन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। थोड़े से मोटे मोटे हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की, इसका काम भी वही था। इसके बाद में इसको 1908 में इसको जो जैन शिक्षा सोसाइटी जो अजमेर में थी, इसको जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया और वहां वर्धमान विद्यालय खोले गए। वर्धमान विद्यालय के नाम से संस्था चलाई गई, वर्धमान विद्यालय। और वास्तव में ये वर्धमान विद्यालय जो थे, ये जो क्रांतिकारी थे, इनको ट्रेनिंग करवाने का काम करते थे वर्धमान विद्यालय। तो तीन संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की और इन्हीं अर्जुनलाल सेठी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि 1915 में राजस्थान में पूरे में क्रांति करनी है। विजय सिंह पथिक जैसे लोग इनसे जुड़े हुए थे, जोरावर सिंह बारियाड़ जैसे लोग जुड़े हुए थे। और इन्होंने दो महत्वपूर्ण कांड में इनका नाम आया था। एक था लॉर्ड हार्डिंग्स बम कांड, इनको मारने का काम प्रयास किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका गया था, जिसमें रास बिहारी बोस का नाम भी आया था, जोरावर सिंह बारियाड़ का नाम भी आया था 1912 में। और एक कांड हुआ था निमाज हत्याकांड, जिसमें मैं कह रहा था 1915 में क्रांति करनी थी और उसके लिए धन चाहिए था। तो बिहार में एक आरा जिले में एक साधु थे और उनको धन के लिए इनके साथियों ने हत्या कर दी थी। इस निमाज हत्याकांड में अर्जुनलाल सेठी जी का नाम आया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बेल्लूर जेल में भेज दिया गया। उसके बाद में 1920 में इनको रिटायर्ड किया गया। जब राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जा रहा था तो इनको
थाने से या जेल से छोड़ा गया और उसके बाद में उन्होंने अपना अर्जुनलाल सेठी ने सारा जो जीवन है वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्पित कर दिया। और कहा जाता है कि अंतिम समय में वो अजमेर की दरगाह में बच्चों को, मुस्लिम बच्चे जो थे, अरबी फारसी पढ़ाते थे और इतने खो गए थे, राजनीति से इतने दूर हो गए थे 1920 के बाद में कि लोग उनको मुस्लिम समझने लगे थे। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनको दफना दिया गया था। अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने का काम किया 1905, 7 और 8 की संस्थाओं के द्वारा। तो एक चीज तो ये हुई। दूसरी बात जो थे, दूसरे जो बड़े नेता थे जिनका जिक्र हम जयपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे, वो थे जमनालाल बजाज। अब जमनालाल बजाज की मैं बात करूं तो जमनालाल बजाज का जो जन्म है वो एक सीकर जिले में पड़ता है, कासिकाबास, याद रह जाए तो कासिकाबास। आजकल जो बजाज इंडस्ट्रीज जो है उनके स्थापना इन्होंने की थी। बजाज स्कूटर, बजाज के जो बड़े उद्योगपति है वो इनके द्वारा स्थापित हुई थी। जन्म की बात करूं तो 1889 में इनका जन्म हुआ था कासिकाबाद सीकर में। और इनके बारे में दो चीजें महत्वपूर्ण है। इनको राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। देखो, इनका जन्म जो था वो गरीब परिवार में हुआ था कासिकाबाद में, और उसके बाद में इनको एक बहुत संपन्न व्यक्ति ने गोद ले लिया था और ये पैसे वाले बन गए थे। तो इन्होंने हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग किया था, इसलिए इनको राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है, जमनालाल बजाज को। दूसरी बात, ये कांग्रेस जो थी, कांग्रेस संस्था जो थी, उन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसके वो कोषाध्यक्ष थे, क्योंकि पैसे वाले थे भाई, कोषाध्यक्ष तो बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कई बार यह भी कहा जाता है कि ये गांधी जी से बड़े प्रेरित थे। गांधी जी के पास जाकर उन्होंने 1920 में कहा था, गांधी जी के वैसे 4 पुत्र थे, तो गांधी जी को जाकर उन्होंने कहा था कि भाई मुझे 5वां पुत्र आप मान लो। गांधी जी ने बाद में उनको अपना 5वां पुत्र मान लिया। तो यह भी कहा जाता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र जो थे वो थे जमनालाल बजाज। ये भी जयपुर प्रजामंडल से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था हीरालाल शास्त्री। अब तीसरे व्यक्ति हीरालाल शास्त्री की मैं बात करूं तो हीरालाल शास्त्री के बारे में जो हमें याद रखने वाली बातें हैं वो ध्यान रखना। हीरालाल शास्त्री, थोड़ा सा इनका परिचय पढ़ लेते हैं। जोबनेर में जन्मे ये व्यक्ति, 1899 में इनका जन्म हुआ और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री का दर्जा इनको मिला। तो जन्म इनका हुआ जोबनेर में 1899 में। 1976 तक इनका कार्यकाल रहा, उनका जीवन रहा। तो जन्म 1899 में याद नहीं रहे तो कोई इशू नहीं है, जन्म आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। हीरालाल जो शास्त्री थे ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, पहली चीज अपने को ये रखनी है, प्रथम मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भी कौन से? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मनोनीत मुख्यमंत्री थे। आप सबको पता है राजस्थान के एकीकरण में मैंने पढ़ाया था 30 मार्च 1949 को जो बृहद राजस्थान बना था, इनके मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के हीरालाल शास्त्री। इनकी एक गीत भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, ये गीत था इनका, काफी प्रसिद्ध हुआ था। और साथ में ये गीत था इनका। तो ये भी याद रख लेना, ये यहां से भी निकलकर सवाल आते हैं, कई बार पूछा हुआ सवाल है गीत। और एक उनकी आत्मकथा भी थी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। जीवन शास्त्र ये इनकी, और शास्त्री जी शास्त्र लिखेंगे नहीं तो कौन लिखेगा। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा थी। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी, मैं आपको जो बता दूं कि इनकी जो पत्नी थी रतन शास्त्री और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था शांताबाई। ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। उन्होंने राजस्थान में, जयपुर में जन जागृति का काम किया, सब किया। 1920 में वो टोंक चले गए। टोंक में उन्होंने स्थायी आवास बना लिया, राजनीति से दूर थे, लोगों की सेवा करने वाले थे। तो उन्होंने 1935 में एक संस्था बनाई थी जिसको याद रख लेना आप, जीवन कुटीर। जैसे आश्रम होते थे ना, कुटीर, कुटीर का मतलब झोंपड़ी। तो आश्रम की तरह जंगल में, वन में, टोंक में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, टोंक में।
अब टोंक में जीवन कुटीर जो स्थापना की, उसके बाद में उनकी जो, मैं पुत्री का नाम बता रहा था, शांताबाई, पुत्री का नाम याद रखना, शांताबाई। और ये शांताबाई जो थी, शांताबाई पढ़ने में बहुत बढ़िया थी, होशियार थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन 13 वर्ष की उम्र में शांताबाई का निधन हो गया। और जो हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री थे वो बड़े दुखी हुए और यही जीवन कुटीर में वो अपने आस पड़ोस की लड़कियों को पढ़ाते थे। और इसीलिए जो पढ़ाने का एक छोटा सा स्कूल बना दिया और अपनी बेटी को समर्पित, अपने बेटी के नाम से शांता शिक्षा कुटीर नाम से एक संस्था बनाई, जिसमें बच्चियों को पढ़ाया जाता था। शांता शिक्षा कुटीर, वो जीवन कुटीर थी, ये शांता शिक्षा कुटीर थी। तो ये संस्था बनी और यही आगे चलकर वर्तमान में जो एक संस्था बनी हुई है, एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिसको बोलते हैं वंशस्थली विद्यापीठ। तो यहां से वंशस्थली विद्यापीठ का जो है वो भी आप देखोगे। तो मोटे मोट हमने 3 व्यक्तियों की चर्चा की, चाहे अर्जुनलाल सेठी की बात की हो, चाहे जमनालाल बजाज की बात की हो, चाहे हीरालाल शास्त्री। अब मैं बात करता हूं जो जयपुर प्रजामंडल है उसकी। अब देखो, जयपुर प्रजामंडल में मैंने कहा अर्जुनलाल सेठी ने पूरा माहौल तैयार कर लिया, राजनीतिक चेतना आने लगी। और उसके बाद में देखो, ध्यान से समझना कि जो जमनालाल बजाज थे, जमनालाल जो बजाज थे, उन्होंने जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो 1921 में जयपुर में सेवा समितियों की स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने। लोगों को जागरूक हो, संगठित हो, इसलिए जमनालाल बजाज ने 1921 में सेवा समितियों की स्थापना की। और 1922 में जयपुर में, देखो ये भी पृष्ठभूमि है, 1922 में जयपुर में एक आंदोलन चला था। उस समय देखो अरबी फारसी का प्रभाव था सरकारी नौकरियों में, हिंदी को ज्यादा तवज्जो, अंग्रेजी को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, फारसी भाषा को तवज्जो दी जाती थी। तो इसके विरोध में एक आंदोलन चला जयपुर में, जिसको बोलते हैं राजभाषा आंदोलन 1922। तो इससे भी लोग और नजदीक आए और एकजुट होते गए। उसके बाद में जमनालाल बजाज ने ही 1927 में एक संगठन की स्थापना की, जिसको बोलते हैं चरखा संघ, जिसमें खादी का प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किया गया। यह भी पृष्ठभूमि। अब आता है वो साल जिसमें जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1931 में सबसे पहले जो है वो राजस्थान में एक प्रजामंडल की स्थापना हुई और वो प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। वर्ष था 1971 और संस्थापक थे कपूरचंद पाटनी। याद रख लेना, कपूरचंद पाटनी नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने इस प्रजामंडल की स्थापना की। 1931 में कपूरचंद पाटनी ने स्थापना तो कर दी, लेकिन कपूरचंद पाटनी की जो संस्था थी प्रजामंडल, इससे कोई लोग ज्यादा जुड़े नहीं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति कपूरचंद पाटनी जिनका ज्यादा जनता से जुड़ाव नहीं था, ज्यादा लोगों से उतना संपर्क नहीं था, और इस वजह से 1931 में जो संस्था बनी प्रजामंडल वो ज्यादा सफल नहीं हुई, कोई मतलब नहीं बचा उसका। उसके बाद में 1936 जो वर्ष आया, 5 साल बाद में, 1931 के 5 वर्ष बाद में, इस जो प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, इसका पुनर्गठन किया गया कि यार संस्था तो बना दी, लेकिन संस्था में मजा नहीं आ रहा है, जितना काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, इसलिए इसका पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया? वो ही 2 बड़े नेता, एक हीरालाल शास्त्री और एक जमनालाल बजाज के प्रयासों से इसका पुनर्गठन हुआ। कब हुआ? 5 साल बाद, 1931 के 5 साल बाद में, 1936 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए एक वकील थे जिनका नाम था चिरंजी लाल। एडवोकेट चिरंजी लाल को इनका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। याद रख लेना, यहां से सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन रहे हैं। तो 1936 में जो पुनर्गठन किया गया जयपुर प्रजामंडल का, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए एडवोकेट चिरंजी लाल को। उसके जो महामंत्री है वो बनाए गए हीरालाल शास्त्री को। मैंने कहा था हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से हुआ। तो महामंत्री की बात आए तो महामंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। इसके जो संयुक्त सचिव है, भाई कपूरचंद पाटनी पहले ही बना चुके थे तो उनको भी कुछ पद देना था, तो उनको बनाया गया संयुक्त सचिव।
संयुक्त सचिव और खुद जमनालाल बजाज जो थे इनको उपाध्यक्ष का छोटा सा पद मिला। अब ये पुनर्गठित जो जयपुर प्रजामंडल बना, इसमें बड़े बड़े नेता थे हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज जैसे बड़े नेता, तो निश्चित तौर से वो उनका लोगों के बीच में एक अच्छी छवि थी, तो लोग इनसे जुड़ते गए और जयपुर में एक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई, एक आंदोलन तैयार होने लगा, लोग जुड़ते गए, एक बड़ा संगठन बन गया। अब बड़ा संगठन बनते ही राजनीतिक अधिकारों की बात होने लगी। राजनीतिक अधिकारों की बात होने लगी तो राजा निश्चित तौर से क्या हुआ, नाराज हुआ। अब ये पुनर्गठित हुआ, लेकिन उसके बाद में 1938 में 1936 से लेकर 1938 तक अध्यक्ष रहे चिरंजी लाल। धीरे धीरे आंदोलन तैयार होने लगे। 1938 में इसकी पहली बैठक हुई, इनके सदस्यों की पहली बैठक 1938 में हुई और यहां अध्यक्ष जो है जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे जमनालाल बजाज। तो देखो 31 में स्थापना, 5 साल तक कोई काम याद नहीं रखना, 36 में पुनर्गठन हुआ, अध्यक्ष बनाए गए चिरंजी लाल को, लेकिन फिर भी ज्यादा उपलब्धि नहीं रही। उसके 2 साल बाद में 1938 को जो प्रथम अधिवेशन हुआ और उसमें अध्यक्ष बनाया गया जमनालाल बजाज को और यहां से एक नया संघर्ष स्टार्ट होता है। और इसी अधिवेशन में 1938 का जो अधिवेशन हुआ, इसमें महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने भी भाग लिया था। 1938 में प्रथम अधिवेशन हुआ, जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाया गया और 1938 के बाद में जयपुर प्रजामंडल के जो आंदोलन है वो बड़े तेजी से बढ़ने लगे। जयपुर के शासकों ने भयग्रस्त हो गए उनके अधिकारों से, उनके आंदोलन से, तो उनको जो जयपुर प्रजामंडल था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि इसका जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आप जयपुर प्रजामंडल नहीं चला सकते। लेकिन जमनालाल बजाज अध्यक्ष थे, आंदोलन चलता रहा। 1940 का जो साल आया, 1940 में जमनालाल बजाज को जेल हो गई, गिरफ्तार कर लिया गया आंदोलन की वजह से और उनको आगरा की जेल में भेजा गया। तो 38 से 40 तक जमनालाल बजाज अध्यक्ष रहे। 40 में जब जमनालाल बजाज को आगरा की जेल में डाल दिया गया, उसके बाद में जो जयपुर प्रजामंडल थे उनके अध्यक्ष बनाए गए दूसरे जो नेता थे हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री के बारे में कहा जाता है, हीरालाल शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि हीरालाल शास्त्री और उस समय जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, याद रख लेना, अभी जेंटलमैन एग्रीमेंट आएगा तो उसमें भी आप चर्चा करेंगे। तो हीरालाल शास्त्री और जो मिर्जा इस्माइल थे प्रधानमंत्री, उनके बीच अच्छे संबंध थे। तो 1940 में जमनालाल बजाज को कहां जेल हुई, आगरा जेल में डाल दिया गया और उनके जगह जो अध्यक्ष बने वो थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष बनते ही उन्होंने भी आंदोलन का रास्ता तैयार किया और एक दिवस बनाया जिसको बोलते हैं जयपुर दिवस, ताकि लोग एकजुट हो। और वो दिवस बनाया गया 12 मार्च 1939 को। 1939 के लगभग गिरफ्तार किया गया था, 40 में उनको अध्यक्ष बनाया था। अध्यक्ष बनाने से कुछ दिन पहले एक डेट थी जयपुर दिवस, तो जयपुर दिवस 12 मार्च 1939 को बनाया गया। मैं कह रहा था हीरालाल शास्त्री का संपर्क अच्छा था, मिर्जा इस्माइल से संपर्क, लोग कहते थे कि दोनों क्लोज दोस्त थे। तो उसके बाद में 2 अप्रैल 1940 को जब आंदोलन और बढ़ाया गया, हीरालाल शास्त्री को अध्यक्ष बनाया गया, तो प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया कि इसको अब लीगल बना दिया जाता है। अध्यक्ष बने, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन होते ही आंदोलन तो बंद नहीं हुआ, 2 अप्रैल याद रखने की जरूरत नहीं, 1940 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। अब उसी समय भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 साल आया, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में स्टार्ट होने वाला था। अब जयपुर के जो शासक थे, जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, उनको डर था कि जयपुर में भी प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता है वो आंदोलन करेंगे, गड़बड़ियां होगी, समस्याएं होगी। इसीलिए हीरालाल शास्त्री के प्रधानमंत्री बनते ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 16 सितंबर 1942, आपको कहीं जगह 17 सितंबर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन 16 सितंबर 1942 को मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री दोनों, याद रखना, उधर राजा की तरफ से थे। मिर्जा इस्माइल बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो मिर्जा इस्माइल और प्लस हीरालाल शास्त्री,
देखो इसमें एक और याद रखना, जो जयपुर दिवस मनाया गया था 12 मार्च 1939 को, इसी के साथ एक और दिवस भी मनाया गया था जिसको बोलते हैं मोती दिवस, जो आदिवासियों को एकजुट करने में मोतीलाल तेजावत से रिलेटेड था। तो मोती दिवस भी मनाया गया था। आपसे सवाल पूछ ले तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। बहुत महत्वपूर्ण है जेंटलमैन एग्रीमेंट, जिसमें निर्धारित हुआ कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। जयपुर प्रजामंडल है भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेगा। हीरालाल शास्त्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया और यही था 16 सितंबर 1942 का जेंटलमैन एग्रीमेंट। नाम याद रखना, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में जो सभी कार्यकर्ता थे वो ये तो है नहीं कि सभी तैयार हो गए कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो जो जयपुर प्रजामंडल था उसके एक धड़ा जो इस बात से खुश नहीं था कि हीरालाल शास्त्री ने जो जेंटलमैन एग्रीमेंट किया है वो सही नहीं किया, वो खुश नहीं था। तो उन्होंने अलग होकर एक अलग संगठन बनाया जिसको बोलते हैं आजाद मोर्चा। और इसका जो स्थापना थी, संस्थापक थे वो थे बाबा हरिश्चंद्र। इनके मुख्य कार्यकर्ता थे बाबा हरिश्चंद्र, जो हीरालाल शास्त्री का विरोध कर रहे थे कि हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। दो और बड़े नेता थे जिनका एक का नाम था रामकरण जोशी और एक का नाम था दौलतमल भंडारी। इन तीन बड़े नेताओं ने मिलकर एक अलग, ये सवाल आया हुआ है बहुत बार, आजाद मोर्चे का गठन किस प्रजामंडल में किया गया था। तो आजाद मोर्चे का गठन हुआ था जयपुर प्रजामंडल के अधीन। तो आजाद मोर्चे का गठन हुआ बाबा हरिश्चंद्र, दूसरे जो बड़े नेता थे रामकरण जोशी और तीसरे थे दौलतमल भंडारी। तो इन्होंने आजाद मोर्चे का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट रह गया धरा का धरा और आंदोलन राजस्थान में भी हुए। उसके बाद में 1942 के बाद में जयपुर प्रजामंडल का विभाजन हो गया। एक तरफ आजाद मोर्चा था, एक तरफ जयपुर प्रजामंडल हीरालाल शास्त्री के। दोनों की दूरियों को कम करने के लिए 1944 में जो प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, उनकी अध्यक्ष बनाई गई जानकी देवी, जो जमनालाल बजाज की पत्नी थी जानकी देवी। तो उनको अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के कहने से दोनों जो धड़े थे आजाद मोर्चा और जो आपका कह दूं जयपुर प्रजामंडल, तो उन दोनों धड़ों का विलय हुआ 1945 में। और उसके बाद की कहानी आपको पता है कि बाद में 1946 में 1947 में वहां है विधान परिषदों का निर्माण हुआ, जयपुर में विधानसभा का निर्माण हुआ। और उसके बाद में राजस्थान के एकीकरण में 30 मार्च 1949 को जयपुर का विलय होकर वृहद राजस्थान बना। और उसके बाद में आप सबको मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबको पता है कि राजनीतिक अधिकारों की कोई बात ही नहीं रही, देश आजाद हो गया। तो ये सिंपल भाषा में आप समझोगे तो एक कहानी के तौर पर देख सकते हो जयपुर प्रजामंडल की मोटी मोटी बातें। आशा है आपके समझ में आए होगी। फिर भी कोई आपकी समस्या है तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हो। एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की, वो लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।